हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिरुटिन एरिया के बारे में। देखिए एक्चुअली ये वीडियो कल ही आने वाली थी, लेकिन बिकॉज कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हम अपलोड नहीं कर पाए, और आज हम संडे को इस क्लास को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपकी रेगुलर क्लासेस कल से चलने लगेंगी। ठीक है, अभी देखिए हिरुटिन एरिया पढ़ने से पहले ऑलरेडी हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ है हमने उसको कंप्लीट कर दी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे भी चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएगी, या फिर एक बार आप चैनल विजिट करोगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। देखिए हिरुटिन एरिया जो है ना, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली इंडियन कैटल लीच बोलते हैं। अब ये आप कॉमनली नहीं बोलते हो, आप पता है आप क्या बोलते हो कॉमनली? इसको आप बोलते हो इसको जोंक। क्या बोलते हो आप इसको? जोंक। ख। ठीक है, जोंक बोलते हो आप इसको। और ये जो जोंक होती है, आपके अंदर ये चीज़ दिमाग में रहता है कि अगर इसने एक बार अपनी स्किन, मतलब हम लोग की स्किन पे अगर ये एक बार आ गई तो फिर ये आपके अंदर का इतना सारा ब्लड ये निचोड़ करके पी लेगी ना, कि फिर आपके अंदर शायद ये हो सकता है ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, और ये बहुत जल्दी आपकी बॉडी पे चिपकती है। लाइक अगर आप वाटर वगैरह में जाओ ना, और क्या कहते हैं, बहुत जगह जहाँ पानी लगा होता है उसमें ये कॉमनली आपको मिल जाएंगी। बहुत कॉमनली आप इसको देखते हो हमारे इंडिया में बहुत। ठीक है, तो ये अगर आपकी स्किन पे एक बार लग जाएंगे तो ये आपका जो ब्लड होता है ना, उसको ये बहुत जल्दी चूसने लगेंगी, और आपके अंदर से ब्लड की कमी हो जाएगी। प्लस ये आपके पूरे बॉडी के अंदर भी जा सकती हैं। लाइक ये आपकी अगर स्किन पे जा करके स्टक, मतलब स्टिक हो गई, चिपक गई, तो ये धीरे धीरे करके आपके पूरे बॉडी के अंदर घुस जाएंगी। ये इतने ज़्यादा ख़राब डिसीजेस पैदा करते हैं। फिर ये आपको बहुत टाइम तक, अगर बहुत सारी लीच आपके अंदर घुस जाए तो फिर वो आप मर जाओगे, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये ब्लड फीडर है तो कैन यू टेल मी कि ब्लड फीडर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैन यू टेल मी कि ब्लड फीडर के लिए क्या एक नेम दिया गया है? बताइए। ठीक है, आप अभी कमेंट करिए, आगे हम वैसे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है तो आप तुरंत बताइए कि हम ब्लड फीडर का एक कॉमनली नेम क्या बोलते हैं। अच्छा, कैन यू टेल मी कि ये एक पैरासाइट है क्या? क्या ये एक पैरासाइट है या नहीं? आप हमें बताइए। तो आपका ऑब्वियस होगा यस, ये पैरासाइट है। क्योंकि जब पैरासाइट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हम यही बात करते हैं कि हमारे पास एक होस्ट होना चाहिए, और हम उस होस्ट से अपना काम निकलवा लें और फिर उसको बोले भाड़ में जाए। जैसे होता है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही वाला सिचुएशन जो है पैरासाइट फॉलो करते हैं, कि हमें उनसे बहुत अच्छे से क्या हो जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए। लेकिन हमारे जो मतलब न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस है, अगर उससे उनको कोई हार्म पहुंचती है तो उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वाला चीज़ पैरासाइट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो लीच है वो आपकी बॉडी में घुस गई है, तो वो अपना खून पी रही है, वो मस्त। ठीक है, उसे उसे आपसे क्या मतलब है आपका खून कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसे उसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेनी है। तो वही है कि वो आपसे पूरा का पूरा खून तो आपका पी ले रही है, लेकिन आपका क्या, आप भाड़ में जाओ, उसको क्या मतलब? तो ये जो एटीट्यूड होता है ये हमारे पैरासाइट का होता है, जो कि बहुत ही गंदा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी के लिए, मतलब किसी से कुछ ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप उसको बैक में रिटर्न में कुछ दो। ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट वाले बड़े गंदे नेचर के होते हैं। ये ऐसा ही करते हैं कि अपना तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, बट वो क्या करते हैं, दूसरा जिससे जो होस्ट है उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको हार्म पहुंचाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन चल गया, लेकिन यहाँ पर कॉमनली यही बोला जाता है कि जो हिरुटिन एरिया, आप उसको इंडियन कैटल लीच बोलते हो। अब कैटल देखो, एक तो इंडियन मतलब क्या कि हमारे जो भारत है ना, इसमें ये बहुत कॉमन पाया जा रहा है। कैटल मतलब क्या कि जितने भी जो पालतू जानवर होते हैं, जिन्हें हम लोग पालते हैं बिकॉज ऑफ सम प्रोडक्टिव थिंग, कि उनसे हमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें मिल जाए, जैसे गाय वगैरह हो गई तो उनसे हमें दूध मिलता है। तो कॉमनली देखा जाता है कि बड़े जल्दी ये जो लीच होते हैं ना, इन कैटल्स पे अटैक कर देते हैं, और उन कैटल से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और फिर कैटल्स धीरे धीरे करके वो मरने लगते हैं। तो कैटल क्या है कि जो पालतू जानवर जो हम पालते हैं फॉर आवर प्रोडक्टिव थिंग, जिससे कुछ भी हमें कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ मिल जाए। लाइक बहुत सारे चिकन वगैरह, लाइक जो हमारे मुर्गे मुर्गी हो गए, या फिर बकरी हो गई, या फिर लाइक बहुत सारे सूअर हो गए। ठीक है, और फिर गाय हो गए। तो फ्लैश के लिए भी जो हमें जिन्हें हम पालते हैं, और प्लस जो दूध वगैरह हो गए,
तो जो भी कैटल वाले थिंग्स हैं, शिप वगैरह भी जो होती हैं, ये कैटल पे बहुत जल्दी अटैक करके उनसे खून लेते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंडियन कैटल लीच। मतलब कि भारत में बहुत कॉमनली पाया जाता है, कैटल्स पे अटैक करती हैं और इनको कॉमनली हम लीच बोलते हैं। कॉमनली हमारे भारतीय भाषा में अगर इसे कहें तो हम इसे जोंक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी तरफ जोंक को कुछ और बोला जाता है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा हमें जान के। देखिए, अगर इनके खानदान की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जो लीच होती हैं इनका किंगडम एनिमलिया है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक जानवर है, प्लांट तो है नहीं कि हम इसे प्लांटी में रखेंगे। एनिमल है तो एनिमलिया में रखेंगे। फिर ये एनिलीड्स होते हैं। जब हमने लास्ट वीडियो नेरिस की आपको पढ़ाई थी तो हमने आपको वहाँ पर बताया था एनिलीड्स के कैरेक्टरिस्टिक। आज भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको हम बता देंगे कि क्यों हम इन्हें एनिलीड में रखते हैं, ठीक है। क्यों हम इन्हें एनिलीडा में रखते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामर्स पाए जाते हैं इनमें, इसी वजह से हम इन्हें एनिलीड में रखते हैं। अभी बताते हैं कि एनिलीड की क्या क्या एक मतलब क्राइटेरिया है जिसे पूरी करना हमारे लीच की एक जिम्मेदारी है, ओके। फिर सीलिएटा, बिकॉज कि इनमें सीलिया वगैरह पाया जाएगा। ऑर्डर जो है गैनाथोप्टिलिडिया है। जीनस इनके हिरुटिनेरिया है। एंड द मोस्ट कॉमन जो लीच पाया जाता है, जो मोस्ट कॉमन हिरुटिनेरिया की स्पीसीज है वो है ग्रैन्युलोसा, ठीक है। एंड कैन यू टेल मी कि हम स्पीसीज की बात अगर करते हैं तो हम एक्चुअली में क्या बात करते हैं, मतलब हम स्पीसीज से हमारा तात्पर्य क्या है। आप जानते होंगे कि स्पीसीज मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे में ना बड़े सिमिलर दिखाई देते हैं तो हम उन्हें स्पीसीज बोलते हैं। तो हिरुडिनेरिया एक बहुत बड़ा एक कहते हैं कम्युनिटी है, एक जीनस है। उसके अंदर एक तरीके से दिखने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। तो हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे क्या कहते हैं नेचर में पाया जाने वाला लीच है। इसके अलावा भी बहुत सारे हिरुडिनेरिया है, बट उससे आपको कोई मतलब नहीं लेना है, ओके। तो ये कुछ खानदान का नेम था। और अगर हम इनके एनिलीड की बात करें कि क्यों हमने इन्हें एनिलीडा में रखा है, हमें एनिलीडा पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। देखिए, जब हम एनिलीडा की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी एनिलीडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर वो नेरिस हो गए, हेट्रोनेरिस हो गए, अर्थवर्म हो गए, लीच हो गए, ये जितने भी हैं इन सभी की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। मतलब कि इनकी बॉडी पे सेगमेंट बने होते हैं। क्या बने होते हैं, इनकी बॉडी पे सेगमेंट बने होते हैं। अब सेगमेंट कैसे दिखते हैं भाई, देखिए अगर इनकी बॉडी बनी होगी ना तो वो कुछ इस तरीके की होगी, लेकिन इनकी हाफ बॉडी हम बनाए तो वो इस तरीके से सेगमेंट्स बने होंगे, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट्स है ना, एक्चुअली में हम इनको क्या बोलते हैं, इन्हें हम मेटामर्स बोलते हैं। एक स्पेशल टर्म है यहाँ पे कि इन्हें हम मेटामर्स बोलते हैं। तो मेटामर्स ये कॉमन फीचर है हमारे जो क्या कहते हैं एनिलिड्स हैं, ठीक है। और फिर इनकी मूवमेंट कैसी होती है, तो इनकी मूवमेंट सीटे के द्वारा होती है। किसके द्वारा, सीटे के द्वारा। तो लोकोमोटरी पार्ट यहाँ पर आप सीटें देखते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीटें आप बहुत लाइक होते कॉम्प्लिकेटेड समझो, अरे यार ये सीट है, ये क्या नाम है, सीटे पीटे, ठीक है। ये सीटे पीटे करके कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि जैसे आपके लेग है ना, लेग है आपको चलने के लिए दिए गए हैं, आप जानते हो अच्छा लेग है, लेग भाई चलने के काम आता है। तो इसमें आप थोड़ी घुसने जाओगे, अरे यार लेग है, अब लेग ही क्यों नहीं नाम रखा, मतलब लेग क्यों नाम रखा गया, क्यों नहीं हैंड रख दिया गया। ये सब फालतू के क्वेश्चन में मत पढ़ो, जितना पढ़ना है बस उतना पढ़ना। तो अगर सीटें हैं तो बस इतना समझो कि जैसे हमारे पैर हैं जो हमें लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, वैसे सीटें इनमें पाए जा रहे हैं जो इनको लोकोमोशन के लिए हेल्प करेंगे। यहाँ पे और ज़्यादा बहुत मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई पेपर पास नहीं होगा, ओके। जितना जरूरी है बस उतना जानो, ओके। फिर देखो यहाँ पर जो ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जैसे कि अब इनमें ना हमने पढ़ा था ना कि पहले सेलुलर होता है। जब हम क्या कहते हैं पैरामीशियम वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ देख रहे थे एक ही सेल जो है वो पूरी परफॉर्मेंस कर रहा है, जितने सेल के जितने परफॉर्मेंस है वो सब एक बेचारा सेल कर रहा है। फिर हमने टिश्यू पढ़ा, टिश्यू में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है अब वो काम पे लग रहे हैं। फिर अब हम ऑर्गन पढ़ रहे हैं। ऑर्गन में क्या होता है ना कि अलग अलग जो ऑर्गन्स बने होते हैं, लाइक इनमें एक होता है ना कि मान लीजिए कि ये एक घर है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो वो काम करेंगे, फिर बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। और फिर बहुत सारे, लाइक देखिए एक ये हार्ट हो गया, एक ये लंग हो गया, फिर एक ये
मान लीजिए एजम्पशन में कुछ भी हो गया, तो ये तो अभी एनिलिड में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ऑर्गन जो होता है वो स्पेसिफिकली काम करता है, ठीक है। एक ऑर्गन जो है जब वो स्पेसिफिकली किसी कोई फंक्शन करता है तो हम उसे जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है उस ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम बोलते हैं, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो डिफरेंस है। जैसे कि ऑर्गन मतलब क्या कि स्पेसिफिकली कोई एक ऑर्गन जो है वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब दो से तीन ऑर्गन जो हैं अगर वो एक फंक्शन को रेगुलेट करेंगे तो फिर हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। लाइक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं। जैसे जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, तो हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें हम देखते हैं ना कि हार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। क्या देखते हैं हम कि इस जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा ह्यूमन बींग का, उसमें हम देखते हैं कि हार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। क्या इन्वॉल्व है? हार्ट इन्वॉल्व है। फिर हम देखते हैं कि भाई लंग्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्या देखते हैं हम कि जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे लंग्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे आर्टरीज वेन्स जो हैं वो ऐसे कनेक्ट की मतलब करती हैं। तो इसका मतलब ये कि एक ऑर्गन तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है हार्ट, दूसरा हमारा जो है वो लंग इन्वॉल्व है। तो मतलब ये कि एक से ज़्यादा जब कोई भी ऑर्गन काम करते हैं, एक रेगुलेशन करते हैं किसी एक परफॉर्मेंस को, तब हम उसे कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिस्टम हमेशा ही तभी यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं एक मतलब एक बहुत अच्छे वे में, तब हम उसे बोलते हैं सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के काम करने लगते हैं तब हम उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जितने भी एनालिट्स के एनिमल्स होंगे इन सभी में आप ऑर्गन सिस्टम लेवल देखोगे, मतलब कि इन सभी में आप जो काम देखोगे वो ऑर्गन अपना अच्छे से काम कर रहे होंगे। फिर ये सिलोमेट्स होते हैं, मतलब कि इनमें सिलोम पाया जाता है, बॉडी कैविटी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि जो बॉडी होती है, इसमें आप ट्रिप्लोब्लास्टिक एनालिट्स में देखोगे, लेकिन जब आप हीरोटिनेरिया की बात करोगे तो यहाँ पे जो बॉडी वॉल होती है ना, ये आप 5 देखते हो कि 5 लेयर की होती है, वो नाम हम अभी आपको बता देंगे। फिर देखिए हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू बॉडी सरफेस होता है, मतलब कि जो इनकी बॉडी की स्किन है, जो सरफेस है, ऊपर की सरफेस है, बस वहाँ से जो आपका रेस्पिरेशन होगा वो थ्रू डिफ्यूज़न के उससे हो जाएगा। लाइक अगर हम बात करें तो अगर ये मान लीजिए कि कोई भी एनालीड है, मान लीजिए कोई भी एनालीड है, तो जो इनका सराउंडिंग है, ठीक है, देखिए ये हो गया इनका सराउंडिंग, ठीक है, ये सराउंडिंग हो गया और ये इनकी हो गई बॉडी सरफेस, ठीक है, ये इनकी बॉडी सरफेस हो गई। तो इनके सराउंडिंग और इनके बॉडी सरफेस में ऐसे जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का। तो ये थ्रू द एक्सचेंज, जब देखिए गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो हम ऑब्वियसली उसको रेस्पिरेशन ही बोलेंगे और फिर एनर्जी इनको मिल जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर ब्रीदिंग की बात करेंगे तो ओनली इनहेल एंड एक्सहेल की बात करेंगे, लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो आप ब्रीदिंग प्लस एनर्जी बोल दो कि भाई ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, और जब उसमें पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो करके एनर्जी मिल जाती है, एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है, तब हम उसे रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर, अब रेस्पिरेशन तो समझ गया बॉडी सरफेस से हो रही है, लेकिन एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रही है, तो नेफ्रीडिया के द्वारा। यहाँ पर एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। लाइक जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक फ्लेम सेल, एक स्पेसिफिक सेल था जिसका नाम हमने पढ़ा था फ्लेम सेल, इसके द्वारा हो रहा था, जो कि एकदम एक्ट कर रहा था हमारे किडनी की तरह। तो अब यहाँ पे जो नेफ्रीडिया है इसकी वजह से जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हम देखते हैं अपने एनालीड्स में। एंड कैन यू टेल मी व्हाट, जो हमारा एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? कैन यू टेल मी द आंसर? कमेंट कर देना, बता देना, ठीक है। अब हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली, एनालिट्स में हमने एक्सक्रीटरी की बात कर ली। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप हेरिडिटेरिया का बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वो हम अगली वीडियो जो फिजियोलॉजिकल होगी उसमें आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है।
देखिए इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, दैट्स वाई इनका जो कलर होता है इनके ब्लड का वो रेड होता है। एनालिट से ही हम रेड कलर ब्लड देखना शुरू करते हैं। फिर इनमें रीजनरेशन की प्रोसेस, मतलब कि कोई भी इनका पार्ट टूट गया, फूट गया, कट गया, कुछ भी हो गया, ये दोबारा से उसको क्या कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। बहुत कॉमन है रीजनरेट करना। और बहुत सारे एनालिट्स, जैसे कि हमारे बहुत सारे एनालिट्स हो गए, लाइक अर्थवॉर्म हो गया, इन सब में क्या होता है ना कि वो हर्माफ्रोडाइट होता है, क्योंकि जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स हैं वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक आप देखते हो केचुआ वगैरह देखो तो वो आगे की तरफ भी चलते दिखाई देता है, वो पीछे की भी तरह चलते हुए दिखाई देता है। मतलब इधर मेल कह रहा होता है नहीं इधर चलेंगे, इधर फीमेल कह रही होती है नहीं इधर चलेंगे। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल दोनों एक बॉडी पे होते हैं, तो झगड़ा होता रहता है कि हमको किधर जाना है। तो इसी से समझ जाओ कि हर्माफ्रोडाइट हैं, दोनों के दोनों जो है वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है। फिर ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इस वाली लाइन को आप काट दो। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि इनमें नेरिस, हेट्रोनेरिस, अर्थवर्म एंड लीच ये मोस्ट कॉमनली एनालिट्स के आपके एग्जाम्पल हैं। तो एनालिट्स में आपको पता चल गया कि भाई इतने इतने कैरेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली हिरुडिनेरिया में ये कैरेक्टर्स भाई हिरुडिनेरिया ने कंप्लीट किया होगा, तभी जाके उसको एनालिट्स में एंट्री मिली है। अगर वो नहीं किया होता तो उसको एंट्री नहीं मिलती। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको हिरुडिनेरिया में भी लिख करके आना है, ये बहुत ईजी है। हिरुडिनेरिया आ जाए, नेरिश आ जाए, अर्थवर्म आ जाए, हेट्रोनेरिस आ जाए, सब में चिपका के आ जाओ। ये इसका यही बेनिफिट होता है जब आप एक वे में पढ़ते हो। तो अब हम बात करेंगे अपने लीच की, जो कि हमें आज पढ़ना है। बेसिकली बताएं तो लीच से हमको बहुत नफरत है, आई लिटरली हेट देम, क्योंकि वो हमको बड़े गंदे लगते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना है, आप लोग को पढ़ाना है तो फिर पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना। चलिए, अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत बकवास लग रहा है तो बस उसको ये समझो कि यार ठीक है इसको पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है, वैसा मान करके पढ़ो। वरना अगर आप ऑर्गेनिज्म बकवास देखते रहोगे तो हर चीज़ को आप छोड़ते चलोगे। तो वैसे मत देखना, क्योंकि आई कैन रिलेट विथ यू ऑल। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है लीच वगैरह पढ़ना, एस्कैरिस वगैरह पढ़ना, वाउचेरिया हो गया, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। बट बिकॉज कि वो हमारे सिलेबस में है एंड ये हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड है, इस वजह से हमें वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, अपना जो कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, देखिए लीच जो है वो उसकी हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें कि भैया तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारा एक अस्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, वो चीज़ें हमें समझना है। तो लीच जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि ये हर जगह पाए जाएंगे, मतलब कहीं भी आप चले जाओ पूरे संसार में आपको मिलेंगे। लेकिन कॉमन अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, म्यांमार में एंड श्रीलंका में। इंडिया, म्यांमार एंड श्रीलंका जो है ये आपको देखने को मिलता है कि बहुत कॉमनली यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया और श्रीलंका तो याद ही हो जाएगा, छोटू सा गैप है इंडिया और श्रीलंका में, तो याद हो गया कि भाई लीच जो है वो इंडिया एंड श्रीलंका में पाया जाता है। म्यांमार भी याद कर लेना। ठीक है, अब देखो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में ये पाए जाते हैं, मतलब कि कैसा पानी होगा, खारा पानी नहीं होगा, एकदम फ्रेश वाटर होगा, वैसे तालाबों में ये पाए जाते हैं। लेक में पाए जाते हैं, दलदलों मतलब स्वैम्प में पाए जाते हैं, स्लो स्ट्रीम मतलब धीमी धाराओं में भी ये रहते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ लीच होना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गंदे पानी में लीच होता है। अगर अभी आपके रोड पे पानी लग जाए ना, लीच ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। तो ये हर जगह होते हैं, और हर जगह होने की वजह से कोई भी कैटल हो गया, कोई भी ह्यूमन बींग हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया एक्सेप्ट प्लांट, अब प्लांट में तो ब्लड है नहीं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें ब्लड पाए जा रहे हैं वो बड़ी आसानी से लीच का खाना बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब क्या, एक्टो मतलब क्या होता है बाहर, और पैरासाइट मतलब क्या होता है, हमने बताया कि इन्हें होस्ट चाहिए। ठीक है, एक्टो मतलब क्या कि ये आपकी बॉडी पे चिपके रहेंगे। अब एक मेरी बात समझो, जब भी आप पैरासाइट की बात करते हो तो एक एक्टो पैरासाइट होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होते हैं। अब इंडो क्या होते हैं ना, वो अंदर रहते हैं, मतलब ये कि वो आपकी बॉडी में जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक वो आपका न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो हम उसे इंडो पैरासाइट कहेंगे। एक्टो पैरासाइट मतलब क्या कि वो आपकी बॉडी पे चिपक के वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लेकिन जो एक्टो पैरासाइट है वो ऐसा नहीं है कि वो अंदर नहीं घुसेंगे, वो अंदर घुस सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर भी रहते हैं तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लीच अगर अंदर घुस जाएगी तो आप उसे इंडो पैरासाइट कंसिडर कर दोगे, नहीं। अगर वो आपकी बॉडी पे बाहर से चिपकी हुई है तो भी वो आपसे अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले लेगी। तो वो बेसिकली है एक्टो पैरासाइट, लेकिन अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में पे वो रहती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी घुस जाएगी। ठीक है,
समझ गए। अब देखो एक्टोपैरासाइट होते हैं एंड ये ब्लड, फिशेस के ब्लड हो गए, जितने भी पानी वाले ऑर्गेनिज्म है लाइक फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, कैटल हो गए, ह्यूमन हो गए, इन सभी पे ये आराम से अपना भोजन जो है वो उनसे ग्रहण कर लेती है। अब देखिए ब्लड फीडर है, ये क्या है, ब्लड शकिंग है, ब्लड फीडर है, मतलब कि ये ब्लड पे बहुत वोरेशियस ब्लड भी बोल सकते हो आप फीडर, क्योंकि इनका ब्लड ही खाना होता है। और जब आप इस पे बोलते हैं ना नमक डाल दोगे, जैसे ही नमक डालोगे ना इनका जो सेल है वो फट जाएगा, और जैसे ही फटेगा पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये ब्लड ही खाते हैं, ठीक है, ब्लड ही खाते पीते दोनों है, ठीक है। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि ब्लड शक करते हैं या फीडर होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसे हम बोलते हैं सैंगिवोरस। तो हिरिडिनेरिया जो है वो क्या है, सैंगिवोरस है, एक्टोपैरासाइट है, कैटल पे फीड करते हैं, ह्यूमन पे फीड करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट हमारे प्लांट जिनके पास ब्लड है वो उनसे क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन आसानी से ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हैबिट एंड हैबिटेट हो गई। अब हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि ऊपरी दिखावट जो है इनकी वो कैसी है, क्या है। देखिए अगर इनके शेप की बात करें तो जो लीच होता है ना वो सॉफ्ट होता है। जब आप मतलब देखो हाथ से मत छूना, वो जिंदा रहेगी तो, वरना फिर चिपक जाएगी तो फिर करते रहना या नमक लेके बैठे रहना, ठीक है। लेकिन जब भी आप उसको देखते हो ना तो वो एक अपीयरेंस में बड़ी सॉफ्टी जेली टाइप की लगेगी, लेकिन वो है बहुत खतरनाक, इसलिए जाके छूना मत, ठीक है। लाइक मरी हुई है, मान लो एक एक लीच है जो मरी हुई है और आप उसे छू रहे हो तो आपको ना वो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट जेली टाइप वाला आपको क्या मिलेगा, एक अपीयरेंस मिलेगा उसका। फिर वर्मी फॉर्म होती है, ये क्या होती है, मुलायम भी होती है, जैतूनी हरे रंग की होती हैं ये, ठीक है, और इलोंगेटेड होती हैं और सेगमेंटेड होती हैं। जैतूनी हरे रंग की जो होती है ना, ये चीज़ को यहाँ पे ऐड कर लेना कि किस तरह की होती है, जैतूनी हरे रंग की होती हैं, मतलब कि जैतूनी मतलब ऑलिव ऑयल जो होते हैं ना उसका कलर आप देखिए, ऑलिव ऑयल का कलर एकदम एस्थेटिक ग्रीन कलर होता है। तो आप ना जनरली आप लीच को ब्लैक देखोगे, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसे ग्रीनिश कलर और ब्लैकिश कलर में आपको दिखाई देंगी। पिक्चर वगैरह में आप उसको ब्लैक देखते हो, नॉर्मल भी ब्लैक ही देखोगे, लेकिन एक्चुअल कलर बोले तो वो आपका ना जैतून का ही जो तेल वगैरह होता है उसी तरीके से ब्लैक कलर के आपको दिखेंगे, होते ग्रीन है, समझो, मतलब ग्रीनिश अपीयरेंस है लेकिन दिखते वो ब्लैक हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रिबन शेप की होती हैं, छोटी होती है रिबन जो है ना, वो बड़े वाले रिबन नहीं, वो छोटे वाले रिबन की तरह दिखाई देती हैं, और जब ये एक्सटेंड भी कर जाती हैं और ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल बन जाती हैं, ठीक है। फिर लीच जो होते हैं वो ग्रो करते हैं 35 सेंटीमीटर तक, इनका जो सेंटीमीटर होगा वो 35 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकती हैं, उसके बाद ये नहीं ग्रो कर पाएंगी, ठीक है। अब देखिए अगर फिगर की इनकी बात करें तो इनके पास इनकी जो बॉडी होती है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है, सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो दे हैव एंटीरियर सकर। अब देखो सकर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये सकर किसके काम में आएगा, तो ये सकर आएगा अटैचमेंट के लिए, ठीक है। किसके लिए आएगा कि बॉडी से क्या हो जाए, ये अटैच हो जाए। वेट अ मिनट, देखिए ये जो सकर है ये काम आएगा हमारे अटैचमेंट के लिए, ठीक है, कि जो लीच है वो आसानी से जो भी उनका होस्ट है उससे ये अटैच हो जाए। फिर ये माउथ आप देख रहे हो उसके नीचे यहाँ पर ये माउथ है, ये माउथ किस काम के लिए आएगा, ये माउथ आएगा ब्लड सकिंग के लिए, ठीक है, ये जो ब्लड सकिंग, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना कि ये अपने शक्कर का यूज़ करके होस्ट पे जाके चिपक जाएंगी, ठीक है। चिपक, शक्कर क्या होता है, शक्कर मतलब कि इनके पास दांत वगैरह होंगे शक्कर में, वो क्या करेंगे जाकर के पट्टे से चिपक जाएंगी, ठीक है। उसके बाद चिपक गए तो अब क्या काम है, चिपकने के बाद खून पीना है तो फिर अपना माउथ का उपयोग करके वो खून पीने लगेंगे। फिर इनमें अगर बीच ऑफ द बॉडी बात करें बीच ऑफ द बॉडी क्या होता है, मिडिल ऑफ द बॉडी बात करें तो मिडिल ऑफ द बॉडी में मेल जेनाइटल पोर होता है एंड फीमेल जेनाइटल पोर होता है। और जेनाइटल पोर है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये दोनों किसके काम में आएंगे, रिप्रोडक्शन के काम में आएंगे। जेनाइटल पोर, अब जेनाइटल लग गया तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के काम में आएंगे, ठीक है। फिर इनकी जो बॉडी होती है वो पोस्टीरियर सकर होती है, ठीक है। मतलब देखो एक होता है एंटीरियर सकर, एक होता है पोस्टीरियर सकर। अब इसको याद कैसे करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास दो साइड्स होती हैं, एक एंटीरियर साइड होती है, एक पोस्टीरियर साइड होती है। तो लीच के पास भी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, एक आगे एक पीछे। तो क्या होता है कि दोनों ही साइड पे सकर दिया होता है, मतलब कि वो किसी भी साइड से आपके ऊपर घूम करके और आपसे अटैच हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगर एक ही साइड पे सकर दिया होता तो वो आधी चिपकी होती और आधी उनकी बॉडी लटक रही होती, ऐसा
होता ना कि मान लीजिए कि ये आप ही का पैर है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक। अब लीच आई और वो चिपकने लगी, वो चिपकी, यहाँ पे चिपकी तो वो अपने मुंह से चिपक गई। अब उसकी आधी बॉडी हवा में उड़ रही है, तो वो क्या ब्लड सक कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसके एक पीछे साइड पे भी शक्कर दे दिया जाता है, जिससे कि वो यहाँ से भी अटैच हो जाती है, यहाँ से भी अटैच हो जाती है, फिर वो मस्त अपना उस अटैचमेंट के द्वारा जो आपका ब्लड है उसको क्या करती हैं, सक करती हैं। फिर एनस जो है इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। एनस के द्वारा ये क्या करते हैं, जो इनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है उसको वो बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और सेगमेंटेशन होने की वजह से हम एनालिसिस में एक स्पेशल टर्म पढ़ते हैं मेटामेरिज्म, की मेटामेरिज्म पाया जाता है, मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी होती है मेटामेरिकली डिवाइड होती है, 33 सेगमेंट्स आप इसमें देखते हो ओवरऑल पूरी जो देखो 35 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकती हैं, और 33 इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। कितना ईजी है, ठीक है। जो सेगमेंट होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के बिहाइंड, मतलब कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे करके ये पूरे सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। ईच सेगमेंट जो होता है वो सुपरफिशियली सब डिवाइड होता है रिंग्स एंड एनुअली में। अब इसमें रिंग्स पाए जाते हैं। प्रत्येक जो खंड होते हैं खंड को सतही तौर पर वलय या वलय में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक टेम्पररी क्लाइटेलम भी फॉर्म होता है 9 से 10th। देखो आप जब हीरोटिनेरिया पढ़ोगे ना तो आपको बेसिकली क्या दिमाग में पहले से आपको इनकलकेट कर लेना है कि हमें यहाँ पे जितना भी सेगमेंट है उस सेगमेंट को पढ़ना है कि कहाँ पे किस सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर है, किस सेगमेंट में फीमेल है, किस सेगमेंट में क्लाइटेलम है। ये सब सेगमेंट आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो टेम्पररी क्लाइटेलम होता है वो मतलब टेम्पररी मतलब क्या कि नॉर्मली जैसे परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी वो फॉर्म होगा क्लाइटेलम, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो जो क्लाइटेलम है ना वो एक्चुअली में आपके 9th से 11th सेगमेंट में ये फॉर्म होंगे, और ये किसके काम में आते हैं, तो हीरोटिनेरिया जो है वो कुकून का फॉर्मेशन करती है अपने ब्रीडिंग सीजन में। देखिए ओनली बिकॉज ऑफ द कुकून फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जो हमारे हीरोटिनेरिया है उनके 9th से 11th सेगमेंट में क्लाइटेलम का फॉर्मेशन होता है, जो कि टेम्पररी होता है। जब कुकून फॉर्मेशन खत्म हो जाता है तो क्लाइटेलम भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो क्लाइटेलम किस से किस सेगमेंट तक बनते हैं, 9 से लेकर के 11 सेगमेंट तक। अब देखो लीच के पास 2 शक्कर है, हमने आपको बताया था, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर क्या है, ओरल शक्कर है, माउथ वहीं पर है ना तो उसी से याद हो जाएगा, एंटीरियर ओरल शक्कर है। पोस्टीरियर जो है वो एनस के पास है। देखो जो शक्कर होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एंटीरियर साइड पे, और ओरल शक्कर भी हम इसे कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए वेट अ मिनट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल इन द पोजीशन ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट 5th सेगमेंट। तो जो पहले के 5 सेगमेंट होंगे, लाइक ये वाला मान लो ये इनका बॉडी है और यहाँ पर माउथ है, तो इस तरीके से 5 सेगमेंट होंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 सेगमेंट होंगे। ये जो है हमारे एंटीरियर शक्कर का काम करेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर शक्कर जो होता है वो लास्ट के 7th सेगमेंट, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, वेट अ मिनट, देखिए ये जो है ना ये जो है ना ये पूरा एक सेगमेंट है। लाइक इनकी बॉडी ऐसे ही जा रही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है पीछे का इनका पार्ट है वो अब ऐसे गोल बन जा रहा है। तो ये सेगमेंट क्या है, फ्यूजन है। 7 सेगमेंट इस तरीके से गोलाकार बना लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इनकी जो लास्ट का जो आपको नीचे का पार्ट दिखता है वो सर्कल में दिखाई देता है। वो सर्कल एक्चुअली में सर्कल नहीं है, वो अलग से कोई पार्ट नहीं लगा हुआ है, वो लास्ट का ही बना हुआ है, जो कि 7 सेगमेंट फ्यूज कर गए हैं और उन्होंने ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। और वहीं पर पोस्टीरियर शक्कर प्रेजेंट है। जो एंटीरियर शक्कर होता है वो इनकी फीडिंग के लिए हेल्प करता है, वाइल बोथ द शक्कर हेल्प इन द अटैचमेंट एंड लोकोमोशन। बताया है कि भाई लोकोमोशन करने के लिए भी हेल्प आएंगे और अटैचमेंट के लिए हेल्प आएंगे। और जो हमारा एंटीरियर शक्कर है वहाँ पे माउथ है, तो खाना खाने के लिए भी आएगा, खाना इनका क्या है, ब्लड है, ठीक है। एक्सटर्नल एपर्चर, अभी देखो इसमें एपर्चर कितने होते हैं, लाइक इनमें होल कितने होते हैं, छेद या छिद्र बोल सकते हो कि कितने होते हैं, ओपनिंग कितनी होती है, ठीक है। एक के हमने बहुत सिनोनिम्स बता दिए। देखो जो माउथ होता है सबसे पहला ये एक ओपनिंग होता है। माउथ क्यों होगा, माउथ होगा खाना खाने के लिए, तो एक फीडिंग के लिए हमारे माउथ जैसी ओपनिंग होती है। ये कहाँ होती है, एंटीरियर शक्कर के पास होती है, समझ गए। एक एनस होता है एक्सक्रीटरी के लिए। अब खा रहा है बॉडी, अगर देखो अगर ये देखो अगर इजेशन करेगा तो इजेशन भी तो करेगा। तो एक ये तो नॉर्मल बात है कि एक ओपनिंग भाई हमारे माउथ की होगी, एक ओपनिंग हमारे एनस की होगी, ये दोनों आपको याद करवा दिया। अब देखो ठीक है, हमारे एनस जो है वो एक ओपनिंग है, लेकिन
नेफ्रीडियोपोर, जो नेफ्रीडिया है वो 17 पेयर में प्रेजेंट होता है नेफ्रीडियोपोर के तौर पे, ठीक है। ये 6 से लेकर के 22 सेगमेंट्स जो होते हैं हमारे क्या कहते हैं लीच में, 6 से लेकर के 22 सेगमेंट्स तक जो हमारे लीच का सेगमेंट होता है वहाँ पर ये नेफ्रीडियोपोर खुले होते हैं। क्या खुले होते हैं? नेफ्रीडियोपोर। और नेफ्रीडिया जो है वो किसके काम आती है? एक्सक्रीटरी पोर के काम पे आती है। तो यहाँ से भी एक्सक्रीशन जो होता है वो होता रहता है। तो 3 आपको हमने याद कराया, माउथ, एनस, नेफ्रीडियोपोर, ठीक है। उसके बाद 2 तो और इजी है, मेल जेनाइटल पोर और फीमेल जेनाइटल पोर। अब भाई मेल जेनाइटल पोर और फीमेल जेनाइटल पोर होगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा ना, तभी तो एग और स्पर्म मिल पाएंगे। अगर वो मिल ही नहीं पाएंगे, वो बाहर ही नहीं निकलेंगे या एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होंगे, तो फिर कैसे होगा? लेकिन देखो एक सिली सा आपको हम चीज़ बता रहे हैं कि एक मेल है जेनाइटल पोर है, एक फीमेल जेनाइटल पोर है। तो भाई ये बताओ, यहाँ से ओवा निकलेगी, लाइक मान लो यहाँ पे ओवा है, ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म आ रहा है, ठीक। अब ये इसमें आकर के मिलेगा, यहाँ से ये निकल के बाहर, यहाँ यहाँ ये अंदर से निकल के बाहर आएगा, तभी तो जाके ये इससे मिलेगा ना, तभी तो मिलेगा। या फिर दोनों ही बाहर आएंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो निकलना तो पड़ेगा ना भाई, और निकल रहा है तो जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको ओपनिंग चाहिए। तो 2 ओपनिंग आपको इस तरीके से याद हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप 5 ओपनिंग देखते हो। सबसे पहला क्या? माउथ, दूसरा क्या? एनस, तीसरा नेफ्रीडियोपोर, चौथा मेल जेनाइटल पोर एंड 5वां फीमेल जेनाइटल पोर, ठीक है। ये बहुत इजी था, बच्चों को पता नहीं क्यों ये हार्ड लगता है। अब फिर से समझो, देखो ये रहा मेल जेनाइटल पोर, ये रहा फीमेल जेनाइटल पोर, ये रहा एनस, ये रहा माउथ। अब बताओ एक कौन सा छूट रहा है? चलो जल्दी बताओ, अभी याद कराया। एक हमने पढ़ लिया मेल जेनाइटल पोर, एक फीमेल जेनाइटल पोर, एक माउथ, एक एनस, एक कौन सा छूट रहा है? नेफ्रीडियोपोर। यस, वेल डन। देखो नेफ्रीडियोपोर जो है वो आपका 6 से लेकर के 22 सेगमेंट्स। अच्छा, हम बात क्या कर रहे हैं सेगमेंट की? लाइक देखो यहाँ पर नंबरिंग भी दी हुई है। जब हम सेगमेंट की बात करते हैं तो हम ये स्पेसिफिकली बात करते हैं कि देखिए ये इनकी फर्स्ट सेगमेंट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ऐसे करके ये पूरे के पूरे 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इन्हीं 33 सेगमेंट्स में ऐसे ऐसे करके जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, इन्हीं सेगमेंट्स के बीच में क्या होता है ना कि हर एक चीज़ प्रेजेंट होती है। तो हमने बोला कि जो नेफ्रीडियोपोर है वो 6 से लेकर के 22 सेगमेंट्स तक पाया जा रहा है। मतलब कि मान लीजिए ये 6th सेगमेंट है, तो यहाँ से आने के बाद जो 22nd सेगमेंट होगा वहाँ तक आप देखोगे कि नेफ्रीडियोपोर जो है, पोर मतलब क्या होता है? छिद्र होता है, खुला हुआ, ओपनिंग। तो नेफ्रीडियोपोर आपको 6 से लेकर के 22 सेगमेंट तक पाए जाएंगे। बॉडी है हमारे लीच की, वो 6 रीजन में डिवाइडेड है। किसमें? 6th रीजन में। 6 इनमें रीजन है जिसमें वो डिवाइडेड है। पहला है सिफेलिक रीजन, ठीक है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हेड वाला रीजन होगा, ठीक है। सिफेलिक रीजन 1 से 5 तक में, ठीक है। फिर 6, 7, 8, देखो 1 से 5 हमने पढ़ा कि इनका सर होगा, भारी सा पूरा जो ऊपर का सेगमेंट होगा 1 से लेकर के 5 तक का, वो इनका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा हेड वाला रीजन हो जाएगा, सिफेलिक रीजन हो जाएगा। अब क्यों हमने हेड बोला यार? सिफेलिक से तुम्हें नहीं थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है हेड, वैसे ही इसीलिए बोला। तो सिफेलिक जो है 1 से 5 तक वाला रीजन है। फिर प्री क्लाइटेरल रीजन है जो कि 6, 7, 8 में है। फिर क्लाइटेरल रीजन जो होता है वो 9, 10, 11। मिडिल रीजन इनका 12 से लेके 22। कॉर्डल रीजन इनका 23 से लेकर के 26। और पोस्टीरियर सकर जो है कि 27 से 33। कैन यू टेल मी 27 से 33 के बीच में कितने सेगमेंट्स आ रहे हैं? लेट्स काउंट। एक तो 28, फिर 29, 30, 31, 32 एंड 33। कैन वी काउंट इट? देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एंड कैन यू टेल मी, अभी आपको बताया कि जो लास्ट का पोस्टीरियर सकर है वो कितने सेगमेंट का फ्यूजन होता है? वो 7 सेगमेंट का फ्यूजन होता है और वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो रीजन होता है ये एनस बन जाता है, और ये रीजन जो है ये पोस्टीरियर सकर बन जाता है, जिसके हेल्प से ये क्या करता है? किसी भी होस्ट की बॉडी में जा करके अटैच कर लेता है। समझ में आया कि जो लास्ट का 27 से लेके 33 सेगमेंट है वो एक्चुअली में 7 सेगमेंट हैं जो कि फ्यूज हुए हैं टू फॉर्म द पोस्टीरियर सकर। समझ गए?
समझ में आ गया ना। अब देखो इनका बस इतना याद रखना रीजन कि सिफेलिक रीजन याद रख लेना, मिडिल रीजन, कॉर्डल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन, क्योंकि क्लाइटेरल जो है, क्लाइटेलियम वाला जो रीजन है, ये टेम्पररी कुकून के फॉर्मेशन के टाइम पे आता है। तो केवल 9 से 11 तक याद रखना, ठीक है, उसके अलावा मत याद रखना। तो ये 4 आपको याद रखना है, सिफेलिक, मिडिल, कॉर्डल एंड पोस्टीरियर। और क्लाइटेरल भी याद रख लेना, प्री क्लाइटेरल मत याद रखना, ठीक है। देखो उसके अब अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो देखिए इनकी बॉडी वॉल जो है वो 5 होगी। ये लाइन पीछे वाली लाइन है कि बॉडी जो है वो 6 रीजन में डिवाइडेड है। देखो जो इनके जो की शरीर की दीवारें हैं ना वो 5 परतें शामिल करती है, मतलब 5 लेयर्स हैं इसमें। पहली जो लेयर है वो है क्यूटिकल की। क्यूटिकल मतलब क्या कि एकदम आउटर मोस्ट लेयर होगी, जो एकदम बाहर की लेयर होगी वो क्यूटिकल की होगी। फिर एपिडर्मिस जो कि क्यूटिकल के नीचे आएगी। फिर डर्मिस जो कि क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा फॉर्म की गई होती हैं। फिर उसके नीचे होगा हमारा मस्कुलर लेयर जो कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल होगा। उसके बाद फिर बॉटराइडल टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल के नीचे। और पूरे के पूरे जो इनका गट होता है, जो पूरी की पूरी कैविटी होती है, हमने बोला ना ये सिलोमेट होते हैं, इनकी कैविटी जो होती है, जो कि एक पूरा जो गट होता है वो सराउंड किया रहता है उस कैविटी को, वो पूरी की पूरी भरी होती है बॉटराइडल टिश्यू के द्वारा, ठीक है। लाइक अगर हम आपको बताएं तो वेट अ मिनट, यहाँ बताते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल हम कल पढ़ेंगे। अभी देखिए ये हमने बताया आपको कि सबसे पहली जो लेयर होती है वो क्यूटिकल की होती है, ठीक है। देखिए ये जो है लेयर, ये क्यूटिकल की लेयर है। फिर हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने पढ़ा ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। ऐसे रफ डायग्राम आपको बना लेना चाहिए, ठीक है। ये हमारी एपिडर्मिस की लेयर है। देन ये वाली जो हो गई ये डर्मिस की लेयर हो गई, ठीक है, ये डर्मिस की लेयर हो गई। उसके बाद कौन सी लेयर थी, डर्मिस के बाद कौन सी थी, ठीक है, ये मस्कुलर लेयर थी। एंड उसके बाद हमने देखा बॉटराइडल जो कि केवल से केवल जो हमारा मस्कुलर में हमने 2 पढ़ा। देखो ये चीज़ देख लो एक बार, मस्कुलर में हमने 2 पढ़ा, एक पढ़ा सर्कुलर एंड एक पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होगा, ठीक है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होगा, एक्चुअली में केवल उन्हीं के इर्द गिर्द पे हम बॉटराइडल टिश्यू देखेंगे। और वो बॉटराइडल टिश्यू जो है, क्योंकि इनकी बॉडी सिलोमेट होती है, तो बॉटराइडल टिश्यू के द्वारा ही, ठीक है, ये मान लीजिए कि इनका ये बॉटराइडल टिश्यू है, इसी के द्वारा ये क्या किया जाता है, इनकी पूरी बॉडी जो है, इनका पूरा जो सिलोमिक स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा भरा होता है बिकॉज ऑफ द बॉटराइडल, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा कि ये थी इनकी, वेट अ मिनट, ये थी क्यूटिकल लेयर, ठीक है, हमने यही पढ़ा ना। देखो हमने क्या पढ़ा कि ये जो लेयर है ये इनकी क्यूटिकल की लेयर है, ठीक है, ये क्यूटिकल की लेयर है। फिर हमने पढ़ा ये एपिडर्मिस है, ठीक है, और एपिडर्मिस के बाद हमने पढ़ा डर्मिस, एंड डर्मिस के बाद हमने पढ़ा मस्कुलर, और मस्कुलर में जो है लॉन्गिट्यूडनल, उसके पास है बॉटराइडल, ठीक है, बॉटराइडल, ठीक है, वो पबजी वाला बॉट, हाँ उसी से याद कर लो, बॉटराइडल, ठीक है। तो ये थी आपके हिरुडिनेरिया की बॉडी वॉल। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड द लाइफ साइकिल ऑफ हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका कोई भी टॉपिक आपको छोड़ करके नहीं जाना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि हमने बेसिक से आपको हर एक चीज़ पढ़ा दी है, तो हमें नहीं लगता कि आप कुछ भूलोगे, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते रहना। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।